हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक सेल बायोलॉजी, जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बात करें यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या फिर हमारा यूपी पीसीएस या सभी स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी, या फिर बात करें हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी लेवल बात करें हमारा 9, 10, 11, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाइलैंग्वेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है 2 से 3 पार्ट में कवर करें, क्योंकि यदि एक पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं सेल। तो सेल कोशिका किसे कहते हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है हमारी सेल। मतलब कि लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट हमारी क्या होती है, सेल, कोशिका। मतलब कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, सेल को। सेल की बात करें तो सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, एक छोटा कमरा, लिटिल और स्मॉल रूम। ठीक है, और यदि बात करें सेल में ही, तो क्योंकि सेल किसका पार्ट है, हमारा बायोलॉजी का, तो इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए, बेसिक चीजें भी पूछी जाती हैं, जैसे बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए आपसे, या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए फादर ऑफ पॉलिटी, तो तीनों ही एक हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजी की 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा हमारी बायोलॉजी की जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जिसके जनक हैं अरस्तु। दूसरी शाखा है हमारी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक हैं हमारे थियोफ्रेट्स। उसके बाद बात करें तीसरी है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो उसके जनक है हमारे एंटी वॉन लियोनहॉक। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे रॉबर्ट हुक ने करी थी मृत कोशिका की खोज, और जीवित कोशिका की, बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज की थी हमारी एंटी वॉन लियोनहॉक ने। इसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हमारे किसे कहा जाता है, एंटी वॉन लियोनहॉक को। ठीक है, तो ये तो हमने देखी बेसिक चीजें। ठीक है, अब आते हैं हम सेल पे। तो सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसमें से कुछ जैसे बात करें, इसकी आउटर पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल में, ताकि सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसके, वो एक प्रोटेक्शन के अंदर रहें। ठीक है, इन्वायरमेंट के टच में ना आए। ठीक है, तो ये बात करें, उसके बाद प्लांट के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, सेल वॉल कहते हैं जिसे हम, कोशिका भित्ति। ठीक है, जो कि प्लांट में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, हमारी जो हमारे अल्बर्ट वॉल कॉलिकर हैं, और इसे बायोब्लास्ट किसने कहा है, हमारे अल्टमेयर ने, जो हम आगे देखेंगे। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी तो बहुत सारे तथ्य बनते हैं, जैसे शक्ति हाउस किसे कहते हैं, बिजली गिरह, मतलब कि हमारा पावर हाउस, एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, तो वो होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर ही देखें, तो इस डायग्राम के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया का है, ये जो हमारा 9 नंबर का है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया। यदि बात करें, ये जो फर्स्ट नंबर पे ये है हमारा न्यूक्लियोलस, फिर ये न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक। ठीक है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा राइबोसोम, ठीक है, लाइजोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके अलावा ये जो पोर्शन ये पीला पीला भरा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है हमारा, जो कि हम प्रोटोप्लाज्म के नाम में, ये जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो द्रव सेल के अंदर भरा हुआ होता है, तो सेल को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, साइटो। और प्लाज्म क्या होता है, द्रव। तो इसका मतलब जो सेल के अंदर भरा हुआ तो उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा हुआ है, इसे बोलेंगे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म के 2 टाइप हैं, ये भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से जानते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमें एक घर बनाने के लिए, तो एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट क्या है घर की, तो वो होती है ईंट। ठीक है, तो बहुत सारी ईंट मिलकर क्या बना देंगे, एक दीवार। दीवार मिलकर क्या बना देंगे, एक बड़ी दीवार। ठीक है, और बहुत सारी बड़ी दीवारें मिलकर बनाती हैं एक कमरा, रूम। ठीक है, फिर बहुत सारे रूम मिलकर क्या बना देंगे, हमारा घर। ठीक है, बहुत सारे घर मिलकर बना देंगे बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग बना देंगे। ठीक है, फिर पूरी बिल्डिंग मिलकर क्या बना देगी, एक गांव, एक नगर, एक शहर, मतलब कि सिटी या फिर विलेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शहर की, एक गांव की। ठीक है, सबसे छोटी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, हमारी ईंट, ब्रिक होगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे हम बात कर रहे होते फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप जानते हो कि सबसे छोटी यूनिट होती है, रदरफोर्ड के आने से पहले क्या थी, परमाणु, एटम।
फिर बहुत सारे परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अणु मिलकर बनाते हैं तत्व, जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट मिलकर क्या बना देंगे, हमारा कंपाउंड मतलब कि यौगिक। बहुत सारे यौगिक मिलकर क्या बना देंगे, पदार्थ, सब्सटेंस। तो ये हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्म में देखा था। और सेम चीज हमने यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे देख ली कि ईंट सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, किसी एक गांव की, किसी विलेज की। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें इसी में, तो यही सेम चीज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के फॉर्म में। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है हमारी सेल, जिसे हम कोशिका बोलते हैं, साइंटिफिकली साइटो बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। ठीक है, तो बहुत सारी सेल कंबाइन होकर, कोशिका कंबाइन होकर बनाती है टिश्यू। जैसे सेल के अध्ययन को बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही उत्तकों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। ये भी याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इससे भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर बहुत सारे उत्तक कंबाइन होकर बनाते हैं अंग, ऑर्गन। जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। फिर बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं हमारा अंग तंत्र, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, तो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर एक अंग तो होता नहीं है, बहुत सारे अंग होते हैं। हमारा माउथ है, ओसोफेगस पाइप है हमारा, इसके अलावा स्टमक है, पेट है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत है। तो ये सब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। फिर बहुत सारे अंग तंत्र हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा अंग, पूरा का पूरा शरीर तैयार कर दे रहे हैं, बॉडी। और बहुत सारे ऐसे ही हम जैसे बहुत सारे शरीर मिलकर क्या कर देते हैं, एक पॉपुलेशन का निर्माण कर देते हैं, जनसंख्या का। ठीक है, और जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है, एक कम्युनिटी मतलब कि समुदाय। और एक समुदाय मिलकर क्या बना देगा, हमारा इकोसिस्टम मतलब कि परिस्थिति की तंत्र। और परिस्थिति के तंत्र मिलकर क्या बना देगा, हमारा बायोम मतलब कि जीवोम। और जीवोम मिलकर बना देगा हमारा जैव मंडल, जहां पे जिसमें हम निवास करते हैं। ठीक है, तो यदि जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिसमें भूमि आएंगी। फिर उसके बाद जल मंडल मतलब कि हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा होता है वायुमंडल मतलब कि एटमॉस्फेयर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है ये बीच का, इसे बोलते हैं हम जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में इन तीनों में से यदि एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो वहां पे जीवन का अस्तित्व हो नहीं सकता। ठीक है, और जीवन कहां पे है हमारा, बस एक ही प्लेनेट है, एक ही ग्रह है ऐसा जहां पे जीवन संभव है, वो है पृथ्वी, अर्थ। और अर्थ किस सोलर सिस्टम के अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या आएगा, अर्थ, क्योंकि उसके अंदर 8 प्लेनेट है। एक हमारा ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया 2006 में, कौन सा, हमारा प्लूटो। उसके बाद बात करें हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी के अंदर आता है, आकाश गंगा कौन सी, दुग्ध मेखला मतलब कि मिल्की वे। तो मिल्की वे किसकी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हम वास करते हैं। बात करें उसके बाद बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर बनाती है क्लस्टर, फिर सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के बाद आएगा हमारा ब्रह्मांड, जो कि आज से 13.8 बिलियन ईयर एगो क्या आया था, अस्तित्व में आ गया था, जब हमारा बिग बैंग महाविस्फोट हुआ था। ठीक है, तो ये देखा हमने, एक छोटे से सेल से हम कहां तक पहुंच गए, ब्रह्मांड तक पहुंच गए। ऐसे ही हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा, एक छोटे से एटम से हम कहां पहुंच गए थे, सब्सटेंस तक। एटम से भी छोटा रदरफोर्ड के आने के बाद एटम से भी छोटा हमने काउंट कर लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्योंकि हमें बाद में जाके पता चला कि नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी कक्षाओं के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूक्लियस, नाभिक, उसके बाद हमारा एटम, परमाणु, फिर आएगा हमारा मॉलिक्यूल मतलब कि अणु। फिर बहुत सारे अणु मिलकर तत्व, तत्व मिलकर क्या बना देगा, कंपाउंड, यौगिक, और यौगिक मिलकर क्या बना देंगे, हमारे पदार्थ। ठीक है, तो वो हमने वहां डिस्कस किया। और यहाँ की बात करें तो यहाँ हमने ये डिस्कस कर दिया बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो होगी सेल, कोशिका, जिसके अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, यही सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। तो कोशिका, सेल, सेल मिलके बनाएगी उत्तक, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाएंगे अंग, बहुत सारे अंग मिलके बनाएंगे अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाएंगे शरीर, बॉडी, बहुत सारी बॉडी मिलके बना देंगी हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या मिलके बना देगी समुदाय, कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बना देगी इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र। फिर बनेगा हमारा जीवोम मतलब कि बायोम। फिर बनेगा हमारा जीव मंडल, बायोस्फीयर, जो कि तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, इसके अंदर एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। जहां पे ये तीनों चीज एग्जिस्ट करेंगी वहीं पे हमारा जैव मंडल होगा, बायोस्फीयर होगा। फिर बायोस्फीयर कहां पे होगा, किसी ग्रह पर या उपग्रह पर मतलब कि प्लेनेट। फिर ग्रह किसके अंदर होगा,
सोलर सिस्टम के अंदर, सौर मंडल के अंदर। सौर मंडल किसके अंदर होगा? आकाशगंगा गैलेक्सी के अंदर, जो कि हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब कि दुग्ध मेखला गैलेक्सी। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? क्लस्टर, सुपर क्लस्टर और ब्रह्मांड, मतलब कि यूनिवर्स। ठीक है, तो ये हम छोटे से सेल से कहां तक पहुंच गए? यूनिवर्स तक पहुंच गए। ठीक है, अब यदि बात करें हमारा सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म, जैसे बात करें सेल को हम बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं? साइटो। इसी वजह से सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा साइटोलॉजी। ठीक है, तो सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, बात करें सब सेल का जो जो हमारा कोशिका, कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हमारा 1665 में जो सेलुलर कंपोजिशन है कॉर्क की, कॉर्क मतलब कि बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि पेड़ों की छाल के अंदर सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की। तो डेड हो या जीवित हो या मृत हो, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इसका मतलब कोशिका के जनक किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इन्होंने ये चीज मेंशन की थी। कब की थी खोज इसने? 1665 में। ठीक है, इससे पहले हमारा 1595 में जो हमारे जेनसन है, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे जिससे इन्होंने देखा था इसे डेड सेल को, उसकी भी खोज कर चुके थे। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर में, जैसे ये है हमारा कोशिका के जनक, ऐसे ही पूछा जाए इंडिया में कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो तब आएगा हमारा A.K. शर्मा। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। यदि बात करें फिर जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। जीवित कोशिका की खोज की है हमारी एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, तो सबसे पहले यदि पूछा जाए आपसे मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो वो भी एंटी वॉन लियोनहॉक आएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मतलब इन्होंने अपना सैंपल लिया था सलाइवा का, अपने मुख से ही, अपने माउथ से सलाइवा जो हमारी लार है उसका सैंपल लिया था, उसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले। ठीक है, तो यदि बात करें बाद में इन्होंने 1683 में जीवित कोशिका की खोज की थी, किसने? एंटीवॉन लियोनहॉक। इसी वजह से सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटीवॉन लियोनहॉक ने की थी। इसी वजह से इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, बात करें जो हमारी सेल थ्योरी है, मतलब कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था हमारा स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, अब स्लाइडन की बात करें तो जो हमारे मैथिस स्लाइडन है, ये एक बॉटनिस्ट थे, मतलब कि किसके वैज्ञानिक थे? वनस्पति के। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो हमारी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, इसकी खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। फिर उसके बाद हमारे स्वान आए, तो स्वान ने 1839 में, मतलब कि 1839 में ये बताया कि एनिमल सेल्स भी हमारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सारे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इनके अंदर सेल वॉल, जो हमारी कोशिका भित्ति है, ये एब्सेंट होती है, ये इनके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर बाद में जाके विर्चो आएंगे, विर्चो इन दोनों के कॉम्बिनेशन लाएंगे कि वो बोलेंगे सभी सेल, सभी कोशिकाएं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये देखा। अब हम देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीजें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा सेल, दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल, सबसे लंबा सेल, और ओवरऑल सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल पूछा जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो सबसे छोटा सेल होता है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है शतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग, ये होती है सबसे बड़ी कोशिका जितनी एग्जिस्ट हमारी कोशिकाएं उसके अंदर। ठीक है, और यदि बात पूछ लिया जाए आपसे मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल होता है हमारा स्पर्म। किसके अंदर पाया जाता है? पुरुष के अंदर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सेल, तो वो होता है अंडाणु, एग, किसके अंदर पाया जाएगा? महिलाओं के अंदर। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे लंबी सेल, मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी सेल, तो वो होती है नर्व सेल, न्यूरॉन। और लंबे में और बड़े में बहुत डिफरेंस होता है। ताजमहल, लाल किला, ये है बड़ा। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कुतुब मीनार, ठीक है, तो ये क्या है? लंबी। तो सबसे लंबी सेल न्यूरॉन, और सबसे बड़ी सेल हमारी अंडाणु, मतलब कि एग। ठीक है, और सबसे छोटी सेल स्पर्म, किसका? पुरुष, मतलब कि मेल स्पर्म, और सबसे बड़ा फीमेल एग। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है। सेल डिवीजन कहना मतलब कि जो हमारा कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन, विभाजन ना बोल के हम बोलेंगे इसे कोशिका पुनर्निर्माण। ठीक है, क्योंकि एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि वो टूटती नहीं है दो में,
वो दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, मतलब कि पुनर्निर्माण कर देती है एक तरीके से। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो तो होता है हमारा लीवर के अंदर। ठीक है, यदि 80% तक भी किसी का लीवर डैमेज कर जाता है उसके बावजूद भी रिकवर होने के चांस हैं। लेकिन जहां पे सेल डिवीजन होता ही नहीं है उसे कहते हैं नर्व सेल, मतलब कि न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारा दिमाग है इसके अंदर जो सेल है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। इसी वजह से सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, सबसे ज्यादा मेन फोकस रहता है उनका कि हेलमेट पहनाया जाए, बाकी कुछ हो ना हो हेलमेट होना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि डैमेज कर गया हमारा नर्व सेल गए तो इंसान गया फिर। ठीक है, नु समझो एक तरीके से एमसीबी है, एमसीबी गिरते ही इंसान गिर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कोशिका विभाजन सबसे कम होता है, सेल डिवीजन सबसे कम होता है। वैसे होता है यहाँ पे भी गिलियन सेल पाए जाते हैं, उन गिलियन सेल के अंदर हमारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, 10% के अंदर 90% नर्व सेल पाए जाते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। वरना यदि सभी में हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो कैसे होता है, तो ब्रेन ट्यूमर इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें कुछ 10% हमारी गिलियन सेल भी पाए जाते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे कम या होता ही ना के बराबर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कहां होता है, तो नर्व सेल में। और सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज सेल डिवीजन कहां होता है, तो वो होता है लीवर में, जो कि हमारी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, आप जानते होंगे। फिर सेम चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, सबसे छोटी क्या होती है, सेल कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, उत्तक टिश्यू का, जिसे हम जिसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। फिर ये क्या बनाएंगे, ये अंग बनाएंगे ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक सिस्टम। उसके बाद हमारी बन जाएगी बॉडी, शरीर। तो यही इमेज के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, हमारा राइबोसोम, जो कि सबसे छोटा कण भी है। ठीक है, मतलब कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे सेल के अंदर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कण होता है राइबोसोम। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, पैलेड ने। तो इसे हम पैलेड कण के नाम से भी जानते हैं, किसे, राइबोसोम को। ठीक है, जॉर्ज पैलेड ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, और राइबोसोम के गुच्छे, बहुत सारे गुच्छे हो राइबोसोम के, उन्हें बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर सबसे छोटा जो ऑर्गन है, मतलब कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, वो हमारा राइबोसोम होता है। बस इतना याद रखना है, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा कोशिका का विद्युत गृह। आपसे पूछा जाए विद्युत गृह, आपसे पूछा जाए इसके अंदर शक्ति गृह, बिजली गृह, मतलब कि पावर हाउस, एनर्जी हाउस। तो कोशिका का एनर्जी हाउस होता है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कि बात करें माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसका नामकरण जो दिया था वो बेंडा ने किया था। ठीक है, इसकी खोज पूछ ली जाए आपसे तो अल्बर्ट वॉल कॉलीकर ने की थी। और इसे बायोब्लास्ट किसने कहा है, तो अल्टमैन ने। ठीक है, तो अल्टमैन ने क्या किया, जब हम डिटेल में कवर करेंगे उसके बाद उस टाइम पे हम इन्हें देख लेंगे सब कुछ। ठीक है, और यदि बात करें इसी में, तो ये क्या है हमारा पावर हाउस, मतलब इसी के अंदर जो क्रेब्स साइकिल आपने सुनी होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, तो पावर हाउस बोलते हैं इसे, एनर्जी हाउस बोलते हैं, मतलब शक्ति गृह और बिजली गृह। ये याद रखना है आपको, ये फैक्चुअल चीजें हैं, डायरेक्ट पूछ ली जाती है वनडे एग्जाम में। उसके बाद बात करें हम कोशिका का किचन। ठीक है, किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट भी हम डिटेल में देखेंगे कि 3 टाइप के होते हैं हमारे प्लास्टाइड, जो हमारे प्लास्टाइड होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें हमारा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है हरा। ठीक है, उसके बाद हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जो हमारा एक होता है वर्णिलवक, अवर्णिलवक और हरित लवक। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, और यदि बात करें इसी में हम कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा लाइजोसोम। ठीक है, लाइफ, लाइफ सेल याद रखना, आत्महत्या, लाइफ, कोई अपनी लाइफ खत्म करेगा उसे क्या बोलेंगे, सुसाइड। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लाइजोसोम। तो लाइफ, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है जब हम बात करते हैं लाइजोसोम और राइबोसोम की, तो यहां कंफ्यूजन होता है। तो लाइफ से याद रखना लाई, तो लाइजोसोम होता है लाइफ को खत्म कर लेगा, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं लाइजोसोम को। ठीक है, क्रिश्चियन डी दुबे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अंदर मतलब एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटन एंजाइम, मतलब कि जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, यदि कोई भी ढंग से काम नहीं करता होता है पूरे सेल के अंदर, तो ये उसे खत्म कर देता है। ठीक है, बहुत सारी चीज करते हैं एक तरीके से क्लीनर बोलो इसे सेल का। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे जब डिटेल में इसी को पढ़ेंगे, पूरे राइबोसोम को डिटेल में देखेंगे, लाइजोसोम को तब देखेंगे। बात करें कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो किसे कहा जाता है, ये फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी आपसे। क्या हो जाएगा हमारा लाइजोसोम। क्यों बोला जाता है वो हम देखेंगे। बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो हम पीछे देख चुके 1674 में, हमारा 1674 में वैसे तो इन्होंने जो इम्प्रूव मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप उसकी खोज की थी। उसके बाद इन्होंने एनीमेकलस की खोज की थी। उसके बाद हमारा 1683 के करीब इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज कब की थी, तो ये मेंशन आपसे पूछा जाए तो ये आएगा 1683। तो यहाँ पे 1674 जो मेंशन है, इस टाइम पे इन्होंने मैग्नीफाइंग
माइक्रोस्कोप की खोज की थी एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, तो जो जीवित कोशिका उसे क्या बोला था, सूक्ष्म जीव, मतलब कि माइक्रोब, जीवित कोशिका। ठीक है, इनकी बुक कौन सी थी, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति का रहस्य। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी खोज की है जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल एक मात्र ऐसा सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, आपने उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा होगा। ठीक है, और आरसीबी, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड सेल की खोज भी किसने की थी, एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोजोआ। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी जब हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कवर किए थे, पापा काम पे सोते हैं। इसके सेल के टाइप, जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं, असंगठित सेल और संगठित सेल। असंगठित सेल बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, माइक्रोप्लाज्मा। और दूसरा होगा हमारा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के अंदर हमारा यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय आते हैं। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय के भी हमारे दो टाइप होंगे। एक तो वो सेल जिनके अंदर हमारी कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है, और वो सेल जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जैसे एनिमल सेल हो गया। ठीक है, फिर जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है उसके भी दो टाइप होंगे। एक तो वो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और एक वो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है, और कौन कौन सी सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टाइप ऑफ सेल में सबसे पहले जानते हैं सेल। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सेल को बायोलॉजिकल टर्म में या फिर हमारा साइंटिफिक टर्म में क्या बोला जाता है, साइटो। जब भी तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, मतलब कि कोशिकाओं के अध्ययन को ही बोलते हैं साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों के अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। बात करें सेल के टाइप के, तो सेल के मेनली दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक। जैसा कि हम जानते हैं प्रो का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेट में, मतलब कि स्टार्टिंग, आरंभिक। और यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है, ये और भी दो टाइप और होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोनोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक, लेकिन वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे उन्हें। तो मेनली दो ही टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब कि इनिशियल स्टेट में होगा इसमें न्यूक्लियस। ठीक है, और यूकैरियोटिक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो भी वेल डिफाइंड फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, अब यदि बात करें हम प्रोकैरियोटिक, जिसमें इनिशियल स्टेट में पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस, इसके एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बाहर का पोर्शन है वो तो सब होगा। जैसे हम जानते हैं कि सेल किसी भी टाइप का हो उसके अंदर तीन चीज़ें तो पाई जाती हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी कोशिका झिल्ली है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर भी। और जो साइटोप्लाज्म है हमारा जैव द्रव है, वो भी हमारा किसी भी टाइप का सेल हो उसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है अंदर, वो सबके अंदर पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वगैरह है, ये भी सबके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि इनके अंदर श्वसन की क्रिया जो होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, वो होती है हमारे साइटोप्लाज्म के द्वारा। और हमारे अंदर किससे होती है, हमारा आपने क्रेब्स साइकिल वगैरह सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया है, रेस्पिरेशन जो होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है। और यदि हम बात करें अब यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक भी यहाँ पे मेनली दो टाइप के होंगे। एक तो होंगे हमारे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय जो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर आता है प्रोटिस्ट। और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय के अंदर आएंगे दो। एक तो वो जिनके अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो हमारी कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होती है, एक तो वो। और एक वो विदाउट सेल वॉल, मतलब कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बात करें विद सेल वॉल, कोशिका भित्ति के साथ, तो वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो परफॉर्म करते हैं क्या, हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसके अंदर होती है। जैसे आप जानते हो प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, और फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देते हैं। और हम इसका उल्टा करते हैं रेस्पिरेशन में, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, और फिर हम क्या निकालते हैं, मतलब कि हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की लेने के बाद हम निकालते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस है इसका रिवर्स हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन।
ठीक है। फिर दूसरा है डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ऐसे सेल जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, जैसे हमारा फंजाई आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कवक वगैरह आ जाएंगे। जैसे बात करें हमारे अंदर, हमने देखा था सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है वो प्लांट के अंदर बनी होती है सेलुलोज की, जबकि बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और फंजाई जो होता है हमारा, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसकी जो हमारी सेल वॉल है कोशिका भित्ति वो बनी होती है चिटिन की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यदि बात करें हम विदाउट सेल वॉल, तो मल्टी सेलुलर बहुकोश की में बस एक ही सेल है हमारा एनिमल सेल, जंतु कोशिका, जिसके अंदर हमारा क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो ये तो हमने अब क्विक ओवरव्यू देखा इसका टाइप का। उसके बाद देखते हैं हम इन्हें डिटेल में। जैसे बात करें सेल के प्रकार, तो सेल के प्रकार कितने बताए हमने, एक असंगठित, एक संगठित, मतलब कि एक होगा या हमारा क्या प्रोकैरियोटिक, मतलब कि इनिशियल स्टेट में होगा जहाँ पे आरंभिक अवस्था में होगा, असंगठित होगा जिसका न्यूक्लियस केंद्रक। और यदि बात करें इसका संगठित होगा, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृद्धवी जालिका हो गई, राइबोसोम्स, ये सभी ऑर्गन इसके अंदर पाए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि ये हो गया गोल्जी एपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस क्या पूरा पूरा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड में पाया जाएगा। फिर राइबोसोम इसके अंदर स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी दोनों को जब डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। सबसे पहले कुछ पॉइंट है इसके, जैसे कि पहला पॉइंट है ये मोनेरा जगत के जीवों में पाया जाता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, और हमने डिस्कस किया था हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि नील हरित शैवाल या माइक्रोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यदि सेल की बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम पीलस। और ये कैप्सूल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा कैप्सूल है। और बाहर की जो ये वॉल है, इसे बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जैसा कि मैंने बताया, ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। फंजाई होता है यहाँ पे तो चिटिन की बनी होती, और यदि ये प्लांट सेल होता तो किसकी बनी होती, सेलुलोज की, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी सब में पाई जाती है। दो टाइप के होंगे, बाहर की यदि बात करें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोशिका के सभी अंगों को, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली, तो ये तो सभी में पाई जाती है, कैसे किसी भी टाइप का सेल हो। फिर ये हो गया न्यूक्लॉइड, ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वेल डिफाइन नहीं होगा लेकिन पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, असंगठित रूप से पाया जाता है। बात करें साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी के थ्रू हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारा श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है इसी के थ्रू, ठीक है। और ये जो है, ये है हमारा फ्लैजिलम, ठीक है, फ्लैजिला और सीलिया। तो फ्लैजिला पाया जाता है किसके अंदर, जो हमारे प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर, तो फ्लैजिला है। इसका मेन काम क्या होता है यदि पूछ लिया जाए कि फ्लैजिला, तो इसके तीन पार्ट होते हैं वैसे तो, इसके अंदर भी बास्केट होगा, बॉडी होगी इसकी, हुक होगा और फिलामेंट होगा। इसका काम होता है हमारा लोकोमोशन का, गमन का काम होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट है। हमने देखा पहला कि मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनके अंदर वो कैसे होते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमेशा एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर, ठीक है। इनका जो केंद्रक है पुनः विकसित नहीं होता है, देख चुके हम, अविकसित होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इस स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, मतलब कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स ही नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये पाए नहीं जाते इसके अंदर, ठीक है। बस इन तीन के अलावा कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद बात करें हम यूकैरियोटिक विकसित सेल की बात करें, तो विकसित सेल के हमारे दो टाइप है, हमने देखा था। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी। एक तो पादक सेल और हमारा जंतु सेल, इसका डिफरेंस भी देखेंगे हम, इनके अंदर क्या क्या चीज़ कॉमन होती है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम वैसे ही देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो बात करें इसकी जो बाहर लेयर है, सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया सेलुलोज की बनी होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये पाई जाती है सिर्फ प्लांट के अंदर ही। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, पावर हाउस बोलते हैं इसे, शक्ति गृह, बिजली गृह या एनर्जी हाउस बोलते हैं इसे, ठीक है। और यदि बात करें वैक्यूल्स, राजधानी, जिनके अंदर वाटर स्टोर होता है, ये बड़े होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, द्रव भरा होता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के दो टाइप होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म, जो हमारा सेल के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो पोर्शन है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो होगा इसमें क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर साइड में होगा थोड़ा, ठीक है। अब बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारा, जो प्लास्टिड है उसका टाइप है, सबसे बड़ा अंग होता है ये प्लांट सेल के अंदर। जैसे आपने सुना होगा क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक,
क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया है ये। जैसे हीमोग्लोबिन का लाल कलर किसके कारण होता है? आयरन के कारण। ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है इसका हरा कलर किसके कारण होता है हमारा? ये होगा हमारा मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, तो यदि बात करें, यही चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है कि केंद्रक साइड में होता है प्लांट सेल में, और जो इनकी रिक्तिकाएँ वैक्यूल्स हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, रसधानी है, वो बड़ी होती हैं। ठीक है, और बात करें जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में यही चीज़ यदि हम जंतु कोशिका के अंदर डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा? देखो, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके सेंटर में होगा एक तो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पाई जाएंगी हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसमें फैट का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम, जो हमारे राइबोसोम्स हैं, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, वो लगे होते हैं। इसके अलावा यदि इसके अंदर देखें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी पाया जाएगा। वैक्यूल जो होंगे केंद्रक किसके मिड में पाया जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा जो वैक्यूल्स हैं रसधानी जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, वो थोड़े छोटे होंगे, क्योंकि जो जानवर है वो तो अलग से भी पानी पी सकता है, लेकिन प्लांट को स्टोर करके भी रखना पड़ता है क्योंकि उस रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सारे जो जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी पाए जाते हैं जंतु सेल के अंदर। बात करें हम सेल वॉल तो खाली प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है वो, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो खाली किस में पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर ही पाया, उसके एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम। अब यदि बात करें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाली प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर अविकसित केंद्रक होता है, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नो न्यूक्लियस। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्मॉल एंड सिंपल। ये बहुत छोटे होते हैं और सिंपल पाए जाते हैं बिल्कुल। इसके अंदर तीन ही मटेरियल पाए जाते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, जैव द्रव, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वो भी हमारा अव्यवस्थित, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं होता है। बात करें नो ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स बताए मैंने इतने सारे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। फिर तीसरा है वेरी अबेंडन, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये वाले सेल। बात करें यूनिसेलुलर, ये एक कोश की होते हैं हमेशा। और ऑल आर बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए ब्लू ग्रीन, जो एल्गी हमने देखा था अभी, नील हरित शैवाल, वो माइक्रोप्लाज्मा, सभी सी के टाइप हैं प्रोकैरियोटिक के। फिर देखते हैं कुछ चीज़ें यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं, ये यहाँ देख सकते हो इस तरफ आप। तो यूकैरियोटिक की बात करें हमारे, तो यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हैव न्यूक्लियस, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है। तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा। दूसरा हैव ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स सारे पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, हमारे सेंट्रोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सब कुछ पाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कैन बी मल्टी सेलुलर, ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। सम हैव सीलिया, जैसे उसमें फ्लैजिला था, इसमें सीलिया भी होगा, तो सीलिया फ्लैजिला दोनों पाए जाएंगे। जैसे फ्लैजिला की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन स्पर्म है उसके अंदर पाया जाता है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला भी पाया जाएगा और हमारा सीलिया भी पाया जाएगा यूकैरियोटिक के अंदर। अब देखते हैं वो हमारे ऑर्गेनल्स जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, तो वो हमारे ये हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम जिसकी जो जो जिसे हम सबसे छोटा कण भी मानते हैं, सबसे छोटा कण कोशिका के अंदर पैलेट कण के बोलते हैं, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो राइबोसोम्स के गुच्छे हैं उन्हें हम पॉलीसोम्स बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे बात करें हैव डीएनए, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है। ठीक है, बात करें हैव साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो जैव द्रव है वो दोनों में पाया जाता है, हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। हैव ए सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, अर्धपारगम्य होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। कोशिका के सभी अंगों का क्या करती है? एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये देख लिया हमने फ्लैजिला। तो जैसे ये तो रखते ही हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो फ्लैजिला पाया जाता है। ये हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पार्ट होते हैं, फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, और हमारा बेसेट बॉडी हो गया, ये इसके पार्ट होते हैं। इसका काम कुछ नहीं होता, लोकेशन मतलब कि लोकोमोशन, मतलब कि गमन का काम होता है बस। ठीक है, फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। सीलिया केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि जो फ्लैजिला है, ये जो हमारा यूकैरियोटिक है, इसके जो हमारा स्पर्म सेल है, ह्यूमन स्पर्म सेल है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में हमने अभी डिस्कस किया था कि फ्लैजिला पाया जाता है, जो हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि दोनों में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, डीएनए दोनों में होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, और फ्लैजिला भी दोनों में होता है। फिर हमने देखा एक बार
देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें ना केंद्रक नहीं पाया जाता, स्मॉल और सिंपल होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वेरी अबेंडेंट होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, ऑल आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया, और हमारा ब्रू ग्रीन एल्गी हो गया। फिर यूकैरियोटिक के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, हैव ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, हैव ए साइटोस्केलेटन, कैन बी मल्टीसेलुलर, मतलब कि ये बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों हो सकते हैं। और हैव ए सम हैव सीलिया, तो सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंस भी देख लिया। अब देखते हैं कुछ विशेष तथ्य इनसे रिलेटेड जो डायरेक्ट फैक्चुअल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि ऐसे कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिकाओं में होते हैं, तो अभी बताया मैंने सेंट्रोल। बात करें ऐसे कोशिकांग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कि वो हो जाएंगे हमारी, एक तो कोशिका भित्ति सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसके अंदर भी 3। हरित लवक किसका टाइप है? प्लास्टिड का, सबसे बड़ा अंग होता है प्लांट के अंदर ये। ठीक है, तो हरित लवक और हमारा साइटोस्केलेटन, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? हमारा प्लांट सेल के अंदर। बात करें दोहरी झिल्ली वाले अंग जिन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है सेल के अंदर, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस, शक्ति गृह, बिजली गृह, एनर्जी हाउस के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग है, तो जो क्लोरोप्लास्ट वाला पोर्शन है ये आ जाएगा दोहरी झिल्ली के अंदर। केंद्रक, क्योंकि केंद्रक हमारा जो एनिमल सेल है उसका सबसे बड़ा पार्ट है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा किसी भी जो हमारा लिविंग सेल है, मतलब कि एनिमल और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, स्वयं का डीएनए होता है इनके पास और स्वयं का राइबोसोम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री जाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कोशिका झिल्ली, मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं हम इसे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि दोनों में पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो सबको चाहिए, तो जो कोशिका के सभी अंग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी कोशिका झिल्ली। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनल्स इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और प्लांट के अंदर इससे अलग भी एक प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो कोशिका है ये अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि सेमी परिमल होती है हमारी, कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि जो काम की चीज़ें हैं उन्हें अंदर आने भी देती है, और जो हमारी वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें बाहर भी जाने देती है। ठीक है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है कैसी है हमारी? सेमी परमिएबल, मतलब कि अर्धपारगम्य है। ठीक है, किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये प्लांट के अंदर किसकी बनी, ये यदि बात करें वैसे बाहर का जो पोर्शन है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, वो हम सेल वॉल के अंदर देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग होती है, बैक्टीरिया के लिए अलग होती है, फंगस के लिए अलग होती है। ठीक है, और क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, मतलब कि सभी कोशिका के सभी अंगों को इसी झिल्ली में रखा जाता है, मतलब कि सारा प्रोटेक्शन जो है सभी अंगों के लिए वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ये प्रोवाइड किया जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका काम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है, ये है कोशिका भित्ति सेल वॉल, जो कि केवल किसके अंदर पाई जाती है? या तो प्लांट के अंदर, या बैक्टीरिया, या फिर फंगस सेल के अंदर। तो क्या है हमारा? कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, केवल सेल वॉल जो है पौधों के अंदर पाई जाती है, मतलब कि केवल प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया के अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, प्लांट के अंदर तो हो गई हमारी किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, मतलब कि ये बाहर की, और ये अर्धपारगम्य नहीं होती, ये पारगम्य होती है। ठीक है, मतलब कि इससे क्रॉस कर जाती हैं हमारी चीज़ें। ठीक है, किसी किसी को नहीं रोकती है, जो बाहर की प्रोटेक्शन है, और ये केवल हमारी प्लांट के अंदर पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स बड़े होते हैं किसके अंदर? हमारे प्लांट के अंदर, और छोटे होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो वैक्यूल्स मतलब कि स्टोर, जो पानी का स्टोर करते हैं। ठीक है, तो पानी की रिक्वायरमेंट किसको होती है ज़्यादा? हमारी प्लांट को होती है। ठीक है, अब जैसे मान लिया आप शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद आपने उससे बोला कि ये पर्टिकुलर सामान दे दे। ठीक है, तब तक तो वो एक पिन्नी में करके दे देगा आपको, एक पॉलीथीन में। लेकिन आपने बोल दिया कि मुझे बाइक पे लेके जाना है, या आपने बोल दिया मेरा जो सामान है, जो भी आप सामान परचेज कर रहे हो वो ज़्यादा है, तो तुरंत दुकानदार आपको दो पॉलीथीन में करके दे देगा उसे। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे ही प्लांट को ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। जबकि एनिमल सेल के पास केवल क्या होता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर यदि बात करें हम, ये किसकी बनी होती है? जैसे कि हमने देखा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये किसका काम करती है? सुरक्षा व आकार प्रदान करने का काम करती है, किसके अंदर? हमारा प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जो हमारी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। फिर उसके बाद फंगस का पूछ लिया जाए, तो फंगस के अंदर बनी हुई होती है हमारी चिटिन की। ठीक है, तो कोशिका भित्ति आपको समझ आ गया होगा क्या होता है।
ठीक है, सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट सेल के अंदर ये, ठीक है, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल और फंगस सेल के अंदर, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए एनिमल सेल के अंदर जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो कौन सी होती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली, जो कि अर्धपारगम्य मतलब कि सेमी परमेबल होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है अभी। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑर्गेनल्स है वो है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो बात करें हम माइट्रोकॉन्ड्रिया की, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले तो ये इसे क्या बोलते हैं हमारा हिंदी में? सूत्रकणिका, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है तो ये क्या है? यदि बात करें जो हमारे अल्बर्ट वॉल कैलिकर हैं, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। आपसे पूछ लिया जाए इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बेंडा द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और पूछ लिया जाए इसे बायोब्लास्ट किसने कहा, तो अल्टमेयर। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं आरआरबी में। तो क्या है? अल्टमेयर द्वारा इसे बायोब्लास्ट कहा गया। जो हमारे अल्बर्ट वॉल कैलिकर है, इनके द्वारा इनकी खोज की गई। आपसे पूछे जाए माइट्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वो किया गया है बेंडा द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और ये तो खोज अल्बर्ट वॉन कैलिकर द्वारा की गई है, ठीक है। क्या होती है? यदि आपसे पूछ ले जाए इसकी जो आंतरिक दीवार है, जो इंटरनल वॉल है, इन्हें क्या क्या कहा जाता है? क्रस्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोला जाता है? क्रस्टी। जो श्वसन की क्रिया है, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, ठीक है, ग्लूकोज से जो हम ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी 38 एटीपी, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, 38 एटीपी जो हमारी ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज का दहन करने के बाद, वो भी कहाँ होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। ऊर्जा जो मिलती है हमें, इसी वजह से इसे हम शक्ति गृह, बिजली गृह, मतलब कि एनर्जी हाउस, पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं किसको? माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मतलब कि जो हमारा पायरोवेट है उसका पूर्ण अपघटन जो होता है वो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें स्वयं का, जैसे कि हमने इसे ये डिस्कस भी किया था कि इसके पास, न्यूक्लियस के पास भी और हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास, इनके पास अपना स्वयं का क्या होता है? हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम्स, राइबोसोम जो हमारे, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, और डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये खुद का इनके पास पाया जाता है। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध संरक्षी अंग बोलते हैं, सेमी प्रोटेक्शन पार्ट ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारा ग्लूकोज का दहन होता है, हम जानते ही हैं, C6H12O6 का दहन होता है इसके अंदर, तभी तो हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? ये सीधा सीधा पूछा जाता है शक्ति गृह, पावर हाउस, बिजली गृह, इलेक्ट्रिक हाउस, या फिर एनर्जी गृह, मतलब कि हमारा ऊर्जा गृह भी इसे कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पक्षियों के उड़ने में मदद करने के लिए मांसपेशियों में कितने 6-6 लाख माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं पक्षियों के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको सीधा सीधा याद रखना है। तो आपको समझ आ गया होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, सूत्रकणिका किसे कहते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हमारा याद बात करें अल्टमैन, जैसा कि मैंने अभी बताया, अल्टमैन ने इसे क्या कहा था? अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और नामकरण किसने दिया है? इसका नामकरण किसने किया है? बेंडा ने किया है। किसका? माइट्रोकॉन्ड्रिया का। और कोशिका का शक्ति गृह, बिजली गृह, मतलब कि पावर हाउस और एनर्जी हाउस किसे कहा जाता है? ये भी माइट्रोकॉन्ड्रिया किया जाता है, ठीक है। ये क्या है इसकी? इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूक्लियस हो गया केंद्रक हमारा, और जो हमारा वो है प्लास्टाइड्स, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनके पास दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, और खुद का डीएनए और न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि डबल लेयर। तो एक इनर मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, और ये जो अंदर है मैट्रिक्स, और इसकी जो जो लेयर है आउटर लेयर, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लिया यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टी। तो ये क्लियर हो गया होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल्स है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, कुछ भी लिखा दिख सकता है, ठीक है। बात करें हम इसकी खोज तो इन्हीं के नाम पे लिखा गया है इनका नाम। तो किसने की थी? कॉमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। इनका काम क्या होता है? यदि बात करें गोल्जी बॉडी, तो इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसे सेल का पोस्टमैन भी कहा जाता है, मतलब कि जो हमारे राइबोसोम से, मतलब कि प्रोटीन को सेल के बाकी के पार्ट तक पहुंचाता है ये। तो गोल्जी एपरेटस जो है, मतलब कि मान लिया जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बोलते टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? हमारी टंग को, ठीक है। जब हम चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी किसको है? हमारे पैरों को, ठीक है। और यदि मान लिया उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जहाँ जो चीज़ें हमारी काम नहीं कर रही उन्हें कम एनर्जी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारा, ये किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रोटीन, राइबोसोम्स का जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन है एक अंग से दूसरे अंग तक, वो काम करता है हमारा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन का काम करता है ये। आप यहाँ देख सकते हो परिवहन का काम करता है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? पोस्टमैन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे डाकिया करता है ना, डाकिया एक स्थान से लेगा पोस्ट को और दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, सेम काम ये करता है। किसके साथ? लेकिन इसका जो पोस्ट है वो क्या है? राइबोसोम्स और प्रोटीन। उसके बाद बात करें
जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जो हमारा एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है, दोनों के अंदर ही पाया जाता है क्या हमारा, जो गोल्जिकाएं हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रसधानी वैक्यूल। तो वैक्यूल की बात करें तो ये क्या काम करता है, इसका काम करता है, ये है हमारा जो जल स्टोर करता है। ठीक है, तो ये बड़ा पाया जाता है किसके अंदर, हमारा जो प्लांट सेल है, और थोड़ा साइज में छोटा पाया जाएगा किसके अंदर, हमारा जो एनिमल सेल है। ठीक, बात करें द्रव, इसमें क्या भरा होता है, द्रव पदार्थ। जैसे कि हमें लगता है ना कभी कभी कि हमारा 75 टू, मतलब कि लगभग 65 to 70% क्या है, हमारे अंदर जल भरा हुआ है। तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह 5 किलो स्टोर है, वो तो हम 2-3 लीटर जो पीते हैं वो होता है स्टोर। इसके अलावा सारा जो हमारा जल स्टोर है पूरी बॉडी का, जितना हमारे अंदर पाया जाता है 65 to 70%, वो सभी हमारा वैक्यूल्स में स्टोर है, मतलब कि जो हमारी रसधानी है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि बॉडी के हर पार्ट में, हर अंग में, हर हर सेल के अंदर जल भरा हुआ है, उसके अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है। ये प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल्स में छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो प्लांट है उनके अंदर बड़े पाए जाते हैं, और जो जंतु कोशिकाएं हैं, हमारी एनिमल सेल है, उनके अंदर छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप इसके अंदर। तो इनका काम क्या है, क्या करना है, स्टोर, जल, जल का स्टोरेज करना। ठीक है, किसका, वैक्यूल्स, राजधानी। ठीक है, अब राजधानी देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो ये है तारकाएं, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, किसने की थी तारकाओं की खोज, सेंट्रोसोम्स की बात करें तो इसकी खोज की थी हमारे बोबरी ने। ठीक है, और केवल किसके अंदर पाए जाते हैं हमारे सेंट्रोसोम्स, जंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। और जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन नहीं, इसे पुनर्निर्माण बोलो। कोशिका विभाजन मतलब कि एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है, ना कि एक कोशिका दो में विभाजित होती है। इसका मतलब ये पुनर्निर्माण है। ठीक है, कोशिका विभाजन, जैसे आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो हमारे लीवर के अंदर होता है। यदि हमारा 80 to 90% भी लीवर यदि डैमेज हो जाएगा तो चांस है हमारे सही होने के। लेकिन कहाँ नहीं होता, तो वो पूछ रहे, लीवर में सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। और ब्रेन में सबसे कम होता है। ब्रेन में क्योंकि नर्व सेल पाई जाती है, उनके अंदर हमारा सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तभी तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि हेलमेट पहनो, बाकी सब पहनो मत पहनो। क्योंकि यदि हेलमेट नहीं पहना और किसी तरीके से ब्रेन सेल डैमेज हो गए तो एमसीबी है, ये एमसीबी गिर गया, यदि हमारे शरीर का एमसीबी गिर गया तो शरीर ही गिर जाएगा। ठीक है, तो एमसीबी ना गिरे हमारा, इस वजह से बोलते हैं को हेलमेट लगाओ, बाकी कुछ करो मत करो। ठीक है, तो हेलमेट लगाने से क्या होगा, हमारा ब्रेन प्रोटेक्शन में रहेगा। वैसे तो प्रोटेक्शन बहुत सारी 3-4 लेयर की प्रोटेक्शन भगवान ने हमें प्रोवाइड की है ऊपर से ही, लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसी तरीके से हमारे नर्व सेल तक बात पहुंच जाती है तो डैमेज होने के चांस है, और फिर वो रिकवर भी नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। वैसे तो यदि बात करें हम, तो सेंट्रोसोम नर्व सेल भी 90% ही पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। जो 10% है वो गिलियन सेल पाए जाते हैं। जब भी तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर कुछ नहीं होता, मतलब कि कैंसर का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि एक तरीके से अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए, सेल डिवीजन यदि कहीं पे हो जाता है, मतलब कि अनियंत्रित जो हमारा सेल विभाजन है वो किसी भी अंग में हो जाता है, उसे हम कैंसर कह देते हैं, ट्यूमर कह देते हैं। तो ट्यूमर भी तो होता है ब्रेन ट्यूमर। तो वो जो 10% गिलियन सेल है उनमें तो सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो वहाँ तो हमारा अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो सकता है, तो वहाँ इसी वजह से हमारा ब्रेन ट्यूमर के चांस रहते हैं। वरना 90% जो हमारे नर्व सेल हैं उनमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इस वजह से उनमें तो ट्यूमर के होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पाए जाते हैं सेंट्रोसोम्स वहाँ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, सब जहाँ पे हमारा सबसे तेज कोशिका विभाजन होगा लीवर में। सबसे कम कहाँ पाए जाएंगे, हमारे नर्व सेल के अंदर। अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे हम जो हमारा सेल है उसका आंतरिक कंकाल के नाम से भी जानते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, आंतरिक कंकाल या फिर आंतरिक सहायता प्रोवाइड करने का काम करता है। दो टाइप के होते हैं वैसे, एक होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर वसा, फैट का निर्माण होता है। एक होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर प्रोटीन, मतलब कि राइबोसोम्स का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यदि बात करें इसका काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये आंतरिक कंकाल मतलब कि इंटरनल स्केलेटन का काम करता है, और आंतरिक सहायता, इंटरनल जो हमारा प्रोटेक्शन है उसका, उसे प्रोवाइड करने का काम करता है। यदि बात करें जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में भिड़ जाएंगे यदि ये ना हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो। और ये न्यूक्लियस से अटैच होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, न्यूक्लियस से अटैच होता है और न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स का, किसको, गोल्जी एपरेटस को। ठीक है, तो इसके अंदर ही यदि बात करें दो टाइप के होते हैं इसके अंदर, एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जिसके बाहर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स, जिन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गोल्जी एपरेटस जो होता है वो इसे ट्रांसफर करता है बाकी जो बाकी के ऑर्गेनल्स हैं उनको। ठीक है, किसको, राइबोसोम्स, जो प्रोटीन है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारा क्या, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है दो टाइप के होते हैं, एस
टाइप मतलब कि एस की बात करें तो SEPR मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, हमारा वसा फैट का निर्माण होता है। और दूसरे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, हमारा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी। सबसे छोटा कण होता है हमारा राइबोसोम्स, जो कि हमारा किस पे लगा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा होता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो राइबोसोम्स हैं, इनके जो गुच्छे हैं, राइबोसोम्स के गुच्छों को क्या बोलेंगे, बहुत सारे कंबाइन होके, तो उसे बोलते हैं हम पॉलीसोम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स क्या है हमारी बॉडी, उसका पूरे सेल का, तो वो है हमारा राइबोसोम्स, जिसे हम सबसे छोटा कण मतलब कि पैलेट कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अंत प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, हमारा आंतरिक सहायता प्रोवाइड करने का, और आंतरिक कंकाल मतलब कि क्या है ये, इंटरनल स्केल्टन का भी काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है, ये दो टाइप का होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। अब देखो, यदि बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यह झिल्ली जीवत जन मतलब कि मेम्ब्रेन जो बायोजेनेटिक है, इसमें मदद करता है और वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यदि बात करें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसमें लाइजोसोम्स के लिए एंजाइम बनता है। ठीक है, इसके बाहर की जो लेयर है, रफ पे जो लगे होते हैं, वो भी राइबोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जो लाइजोसोम्स एंजाइम, लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि हमने देखा राइबोसोम्स अलग चीज़ है, लाइजोसोम्स अलग चीज़ है। हमने रिलेट भी किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि लाइजोसोम मतलब ये लाइफ, लाइफ को अपने को खत्म कर देगा, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, लाइजोसोम्स को। तो लाइजोसोम्स के लिए जो एंजाइम है, उसका निर्माण होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंजाइम कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसे हम जल अपघटी एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई अच्छे से काम नहीं करता है, तुरंत ये उसके ऊपर फेंक देता है, कभी कभी ये खुद को फाड़ भी लेता है। ठीक है, पूरा ब्लास्ट कर देता है, पूरी तरीके से सेल को तबाह कर देता है। ठीक है, तो ये काम भी किसका है हमारा, वो हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे लाइजोसोम को। ठीक है, तो लाइजोसोम्स के लिए एंजाइम बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। बात करें जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनता है, वो इसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो चिपका हुआ होता है इसी में राइबोसोम, जो प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और यदि बात करें इस तरफ स्मूथ के अंदर नहीं चिपके होते, इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। तो ये गलती से इस तरफ लिख गया है। ठीक है, ये उस तरफ का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा निरावधिकरण का काम भी किसका है, हमारा यकृत की कोशिकाओं में किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मतलब यदि हमने मान लिया जहर का कुछ अमाउंट खा लिया, ठीक है, तो उससे लड़ने का काम भी, जहर हो गया, दवाओं का, इन सब का काम होता है हमारा यकृत का। यकृत के अंदर भी किसका, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका। बात करें यकृत कोशिका जो लीवर सेल है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, और इसमें राइबोसोम जो होता है चिपचिपा, जो हमारे राइबोसोम जिसके अंदर हमारे प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, जिसे ये इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने डिफरेंस किस किस में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि जो हमारा अंत्य प्रद्रव्य जालिका है, उनके जो दोनों पार्ट हैं, उनके बीच डिफरेंस देख लिया, एक में वसा का निर्माण होगा, एक में प्रोटीन का। उसके बाद बात करें हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है, वो है हमारा राइबोसोम्स। तो बात करें राइबोसोम्स, तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे छोटा कण है, इसी वजह से पैलेट कण बोलते हैं, क्योंकि खोज किसने की थी इसकी, जॉर्ज पैलेट ने की थी। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है इसमें, इसी वजह से क्या बोलते हैं, हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं किसे, हमारे राइबोसोम्स को। सबसे छोटा कण है मतलब कि पैलेट कण है। ठीक है, और राइबोसोम्स के जो गुच्छे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है हमारा पॉलीसोम। ठीक है, अब बात करें RNA से बना एक स्ट्रक्चर क्या है, हमारा राइबोसोम। ठीक है, फिर मैंने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बताया था। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कुछ नहीं, यदि किसी भी हमारे ऑर्गेनल्स का हमें वेट पता करना है, तो हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से कैसे करेंगे, तो जो सबसे भारी होगा वो पानी में पहले बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो देर में बैठेगा। तो सबसे पहले जो पानी में नीचे बैठ जाएगा, वो इसका मतलब उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, ज़्यादा है, और जो देर में है उसका कम है। इसका मतलब यदि बात करें हम, जो प्रोकैरियोटिक हैं, जो अविकसित सेल है, उनके अंदर छोटा पाया जाता है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70s का। और जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो यूकैरियोटिक हैं, बड़े हैं, उनके अंदर जो विकसित सेल हैं, उनके अंदर पाया जाता है 80s का, और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s का। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया, मतलब एक तरीके से उनके वेट का पता करने के लिए, वजन का पता करने के लिए यूज किया जाता है ये कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर जो चिपके हुए हैं ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स हैं। इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन, इसके बारे में देखते हैं। पहले सबसे छोटा कोशिका कण है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, पैलेट कण, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यह केंद्रक के केंद्रिका में बनता है। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियस के। ठीक है, राइबोसोम्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स बोलते हैं, ये मैं बता चुका। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत पावरफुल होती है ये सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसके द्वारा इसे देखा जा सकता है। और ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर की तरफ ये चिपके होते हैं, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9th ऑर्गेनल से हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक की खोज आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, किसे, केंद्रक। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। पूरे जो जितने भी हमारे ऑर्गेनल से सबको कंट्रोल करता है हमारा केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम 80% तो प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, और बाकी 10% डीएनए, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, और 10% में बाकी की अदर चीज़ें। तो मेन मेन तो केंद्रक जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए वगैरह। ठीक ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हमारा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है ये, तो ये कैसा पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर गोल, और प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल के अंदर सेंटर में पाया जाता है, और जो प्लांट सेल है उनके अंदर साइड में पाया जाता है, पाया दोनों में जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक है उनमें मतलब कि वेल डिफाइन नहीं होता, बस पाया जाता है केंद्रक, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन वेल डिफाइन नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियोलस है, इसके बीच में सेंटर में जो है, बाहर की तरफ जो है, ये क्या है, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बाहर क्या चिपके हुए हैं, हमारे राइबोसोम चिपके हुए हैं, वो आप देख सकते हो। मतलब कि ये क्या है, हमारा सारे अंगों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा केंद्रक का, न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके अंदर आप, मैंने ये भी बताया था कि हमारे सेल के अंदर 3 ही कण होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग है, केंद्रक एनिमल सेल का सबसे बड़ा अंग है। और ये तीनों ही हमारे दोहरी झिल्ली पाई जाती है, मतलब कि डबल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो ये भी केंद्रक भी हमारा कैसा होगा, डबल स्ट्रक्चर वाला होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये बात करते हैं हम नेक्स्ट, यदि केंद्रक के बारे में कुछ और फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। दूसरा, एंडोप्लाज्मी जो रेटिकुलम है वो बनता है इसमें, इसके अंदर केंद्रक में न्यूक्लियस, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रिका भी होती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। इसमें गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र आपने सुने होंगे, कितने होते हैं हमारे, 44 तो कॉमन होते हैं दोनों में, फीमेल में भी और मेल में भी। बस 2 अलग होते हैं, एक पेयर अलग होता है। फीमेल के अंदर पाया जाएगा वो हमारा XX, और मेल के अंदर XY। ठीक है, तो टोटल पेयर पूछ लिया जाए, पेयर कितने पाए जाते हैं, तो 23 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा रेड ब्लड कार्पल्स है या रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, यही तो वायलेट करता है हमारा सेल थ्योरी को वायलेट करते टाइम मैंने ये बताया भी था। ठीक है, तो RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम लाइफ से रिलेट किया था, तो लाइफ से रिलेट किया था, तो लाइफ से क्या आएगा, लाइफ से लाइजोसोम, और लाइफ से ही आ जाएगा हमारा लाइफ। तो लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ को खत्म कर लेता है, मतलब कि सुसाइड बैग ऑफ सेल की बात करें तो सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है हमारा लाइजोसोम को। ठीक है, बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी दोबे ने। ठीक है, इसके अंदर एक जल एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटन एंजाइम, जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भरा होता है, मतलब कि यदि कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा कोई भी ऑर्गन, तो ये बोलेगा उसे ढंग से काम कर, हल्की सी भी दो थोड़ी सी भी तेने 3-5 करी तो एक झटके में खत्म कर दूंगा। तो सब मतलब अपने तरीके से काम करते रहते हैं इसके डर से। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सेल ही इसकी बात मानने बंद कर देता है, तो ये खुद को फाड़ लेता है, जिससे सेल पूरा का पूरा सेल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो किसका, कोशिकाओं का पाचन करना। ठीक है, इसे ही हम आत्महत्या की थैली, मतलब कि सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, RBC में लाइजोसोम्स नहीं होता है, क्योंकि RBC भी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो लाइजोसोम्स हमने देखा। इसके अलावा बात करें तो जो जेली जैसी संरचना है, ठीक है, ये देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी लाइजोसोम्स है। ये एंजाइम को खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बनाती है, मतलब कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके द्वारा बनाया जाता है हमारा क्या, लाइजोसोम्स। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि साफ सफाई का काम कौन करता है, मतलब कि मर गया, जैसे मान लिया हमारी चोट लगी उन्हें, उसके बाद हमारी काली सी लेयर आ जाती है ना यहाँ के, मतलब कि कहीं पे हमारे चोट लगी, वहाँ के सेल्स, वहाँ के जो सेल है हमारे कोशिकाएं वहाँ की मर गई, तो मरी हुई कोशिकाओं को साफ करने का काम भी क्या होता है हमारा, वो भी हमारा लाइजोसोम का ही होता है। ठीक है, और इसे हम पाचक थैली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचक थैली भी कहते हैं। यदि बात करें बहुत सारे नामों से ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बात करें इसे हम
डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। एटम बम ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है, स्क्वेंजर ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब घटक भी यही है। उसके बाद रिसाइकलिंग सेंटर भी यही है, ठीक है। और हमारा जो सेलुलर हाउस कीपर है वो भी हमारा किसे कहा जाता है, हमारा लाइजोसोम को ही कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर। जो हमारा आरआरबी है उसके अंदर ये सारे नाम पूछ लिए एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म भी दो टाइप का होता है। वैसे तो प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा 80% वाटर से मिलकर बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहते हैं जीव द्रव, ठीक है, जो जो सेल के बाहर की तरफ पूरे सेल में जो भरा होता है। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि हमारा कहाँ भरा होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसी वजह से इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। जो सेल के अंदर भरा हुआ है, तो सेल को हमने क्या बताया था साइंटिफिकली, क्या बोलते हैं, साइटो। जब भी तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। तो साइटोप्लाज्म का मतलब होगा, साइटो मतलब सेल, कोशिका, प्लाज्म मतलब कि द्रव। तो क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। और जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मतलब कि केंद्रिक। और प्लाज्म का मतलब क्या हो गया, प्लाज्म का मतलब हो गया द्रव। तो हमारा केंद्रिका द्रव किसे कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं। तो दो टाइप का हुआ जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये अंदर जो, ताकि सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में भिड़े ना, ठीक है। इसकी वजह से क्या भरा होता है हमारा, इसके अंदर पानी भरा होता है। जैसे मान लिया किसी पॉलिथीन के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्तन लेके जाने हैं, ठीक है, तो वो बजे ना आपस में। तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या भरा होता है, हमारा जल भरा होता है। यदि बात करें हम, कभी कभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें लेकर आते हैं, तो वो क्या देते हैं, या तो जैसे शादी का सामान लेकर आए ट्रक में भर के, तो नीचे हम या तो ये भूसी वगैरह, जो पूले वगैरह वो बिछा लेते हैं, या इसके अलावा कभी कभी जो हमारे थर्माकोल है उसका यूज करते हैं, ताकि वो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो आपस में भिड़े ना, जो शॉक है उसे एब्जॉर्व कर लें, उसके बाद शॉक का ट्रांसफर हो हमारे जो कंपोनेंट है उसमें, तो कंपोनेंट टूटने से बच जाए, ठीक है। ऐसे ही कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान देते हैं तो वो थर्माकोल के अंदर लगा के देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से वो क्या है, वो भी प्रोटेक्शन है। और ये जो जीव द्रव है ये भी इसी काम को कर रहा है कि बाकी के ऑर्गन्स आपस में भिड़े ना, ठीक है। तो ये क्या है, जीव द्रव जो प्रोटोप्लाज्म है, ये समझ में आ गया होगा आपका, किसका बना होता है, 80% वाटर से बना होता है, ठीक है। और कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जीव द्रव की, प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लास्टिड्स, जो कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं ये, हमारा क्रोमोप्लाज्म मतलब कि वर्णित लवक, फिर उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि अवर्णित लवक। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखें, यदि बात करें हरे रंग का जो लवक है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी के थ्रू होती है हमारी, ठीक है। और यदि बात करें क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ऐसी प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है। बात करें हमारा सफ़ेद रंग का जो लवक है हमारा, तो ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इसे, सफ़ेद, जो इसे वर्णी लवक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो वो ये है हमारा ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक, ठीक है। तो सफ़ेद लवक भी बोलते हैं इसे। इसमें होता है भोजन का संग्रह, तो मतलब कि जो फूड स्टोरेज का काम है वो इसके अंदर होता है, ठीक है, जैसे रूट्स के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करें अन्य लवक, जो तीसरा लवक है, तीसरा लवक है हमारा क्रोमोप्लास्ट मतलब कि वर्णी लवक। तो ये क्या होती है, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दिया जाता है प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्लास्टाइड्स जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि अवर्णी लवक, ठीक है। ये इसके अलावा भी हमारा पाए जाएंगे ऐसे, तो ओमनीलोप्लास्ट होगा, ठीक है, जैसे हमारा इसी के अंदर प्रोटीनोप्लास्ट होगा जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो वो इतना डेप्थ में हमारे लिए जरूरी नहीं है जानना, ठीक है। बात करें क्लोरोप्लास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किचन ऑफ सेल कहा जाता है। सेल का किचन किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें, हमारा डबल सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें भी, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हमारे तीन ही ऑर्गेनेल्स हैं ऐसे, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। केंद्रक जो एनिमल सेल है उसका सबसे बड़ा पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये हमारी दोहरी झिल्ली पाई जाती है इनमें, मतलब कि डबल प्रोटेक्शन दी जाती है इनको। और इनके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। और बात करें हम, भोजन निर्माण का कार्य भी कौन करते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लोरोप्लास्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं। और इसके पास क्या पाई जाती है, हमारी डबल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, स्वयं का डीएनए राइबोसोम्स पाया जाता है, जो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को, ठीक है। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, अर्धभक्षी अंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें हमारा, इन जो हमने डिस्कस किया है एनिमल सेल और प्लांट सेल के सभी ऑर्गन्स, तो अब देखते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे केवल किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं,
ठीक है। जैसे कि हम बात करें एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल, मतलब ये जो कोशिका भित्ति है जो कि हमारी सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, और यदि बात करें हमारा फंजाई सेल तो उसके अंदर चिटिन की बनी होती है। तो ये पाई नहीं जाती एनिमल सेल के अंदर, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जो हमारे प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये नहीं पाया जाता एनिमल सेल के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, तो स्मॉल वैक्यूल, छोटी जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, राजधानी, ये पाई जाती है एनिमल सेल के अंदर। बड़ी जो पाई जाती हैं वो प्लांट सेल के अंदर। बात करें हम, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है। और वो भी कहाँ पे होता है, सेंटर में, केंद्र में होता है। ठीक है। बात करें कंटेन द लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिसे हम सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। कंटेन द सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स भी किसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी हमारे किसके अंदर पाए जाएंगे, केवल जो हमारा सेल है ये एनिमल सेल, इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियस के पास ही होते हैं ये, इरेगुलर शेप होगी इनकी। ठीक है। इरेगुलर इन शेप कौन होंगे, हमारे एनिमल सेल। तो ये डिस्कस किया। उसके बाद बात करें ओनली जो प्लांट सेल में होगा, तो प्लांट सेल का है ये। तो प्लांट सेल की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, कंटेन द सेल वॉल, मतलब कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे प्लास्टिड्स है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये इसके अंदर पाए जाएंगे प्लांट सेल के अंदर, सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लांट सेल के अंदर। कंटेन द ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, तो वैक्यूल जो होगा वो बड़ा होगा इसके केस में। ठीक है। हैव ए डेफिनेट शेप, मतलब कि इसकी पर्टिकुलर शेप होगी। ठीक है। किसकी, इसके अंदर जो हमारा सेल है, कौन सा, प्लांट सेल और न्यूक्लियस दोनों की। बात करें, न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द वन साइड, मतलब कि साइड में होगा। यदि बात करें इसके अंदर जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो साइड में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंटर में पाया जाता है। अब जो मेन है, इसका सबसे मेन जो पार्ट है वो है जो दोनों में पाया जाता है। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं जो चीज़ें हमारी दोनों सेल में पाई जाती हैं। ठीक है। तो वो क्या क्या है, वो है कंटेन द न्यूक्लियस, दोनों में होती है। कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में पाया जाता है। कंटेन सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है, दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा कंटेन द साइटोप्लाज्म, जो हमारा जीव द्रव है, दोनों में पाया जाता है। गोल्जी एपरेटस, दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारी अंतः प्रद्रव्य जालिका, दोनों में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम्स की बात करें तो जो राइबोसोम्स हैं वो भी जो सबसे छोटा कण है जिसे हम पैलेट कण बोलते हैं, ये भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ऐसी जो दोनों में पाई जाती हैं, ये भी डिस्कस कर लिया हमने, जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। एक बार इसे टेबुलर फॉर्म में और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है हमारा सेंट्रोसोम या सेंट्रोइड। तो सेंट्रोसोम किस में पाए जाते हैं, केवल एनिमल सेल के अंदर। ठीक है। और यदि बात करें हम इसमें तो किसके अंदर पाए जाएंगे, ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाएंगे। और किसके अंदर एब्सेंट होंगे, प्लांट सेल के अंदर। फिर बात करें हमारा वैक्यूल, जो राजधानी है। ठीक है। तो राजधानी की बात करें तो राजधानी किसके अंदर पाई जाएंगी, हमारी स्मॉल पाई जाएंगी किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। लार्ज पाई जाएंगी किसके अंदर, हमारा प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि जल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट किसे होती है, ज़्यादा प्लांट को होती है। बात करें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या कोई सा भी पूछा जाता है इसमें, प्लास्टिड, चाहे क्रोमोप्लास्ट पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट पूछा जाता है, या ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी किसमें एब्सेंट होते हैं, ये एनिमल में तो एब्सेंट होते हैं। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया किसमें होती है, हमारी प्लांट के अंदर, तो इसमें प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम की बात करें, लाइजोसोम मतलब लाइफ को खत्म कर देगा, मतलब कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, लाइजोसोम को कहा जाता है। किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसमें भी होता है हमारा लाइजोसोम्स, और थोड़ा लार्ज होता है। बात करें प्लास्टाइड्स, जैसे कि मैंने बताया, प्लास्टाइड्स में क्या जाएंगे, हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। मतलब कि प्लास्ट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर यदि प्लास्ट की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है, लवक। ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ऊपर देख चुके क्लोरोफिल, इसमें तो हरा रंग पाया जाता है, किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण। ठीक है। और प्लास्टाइड्स 3 टाइप के होंगे हमारे। ठीक है। तो किसमें एब्सेंट होते हैं ये क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है प्लास्टाइड्स एनिमल सेल्स में। ठीक है। तो ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होंगे। और जो प्लांट सेल है इसके अंदर पाया जाएगा। सेल वॉल की बात करें, जिसे हमने डिस्कस किया था, कोशिका भित्ति। ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो हमारा सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर पूछा जाए तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। और जो हमारा फंगस सेल है उसके अंदर चिटिन की बनी होती है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी प्लांट सेल के अंदर। जबकि ये कहाँ नहीं पाती, सेल वॉल जो हमारा आउटर प्रोटेक्शन है डबल नहीं होती किसके अंदर, एनिमल सेल के। एनिमल सेल के अंदर जो आउटर लेयर है वो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल और पाई जाएगी, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। तो ये देख लिया हमने इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, सेल वॉल और जो हमारा एनिमल सेल है, और प्लांट सेल में क्या क्या कॉमन है, क्या चीज़ दोनों में पाई जाती है, क्या चीज़ें केवल एनिमल सेल में पाई जाती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी केवल किस में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में। आई होप आपको सारी चीज़ें की थ्योरी को कवर करा चुके हैं। अब देखेंगे हम उस पे बेस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। मेनली हमारे
यूपीएससी और आरआरबी जो रेलवे में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या थी हमारी, सेल मतलब कि कोशिका, जिसके अध्ययन को हमने क्या बताया था, साइटोलॉजी। मतलब कि साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी मतलब कि अध्ययन। तो साइटोलॉजी क्या था हमारा, कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा, कोशिका मतलब कि सेल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो होगा साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, क्रोमोसोम्स कितने पेयर होते हैं हमारे, पेयर होते हैं 23। ठीक है, जिसमें 22 तो दोनों मेल में भी फीमेल में भी सेम होंगे, लेकिन जो एक पेयर है हमारा, एक होगा एक्स वाई किसके अंदर, मेल के अंदर, और जो एक्स एक्स है वो होगा हमारा फीमेल के अंदर। मतलब कि टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। और इसमें पूछे गुणसूत्र, तो 23 दूनी 46। इसका मतलब इसका क्या होगा हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहां बदलती है, कहां पे क्रेब्स जो हमारा क्रेब्स चक्र है वो चलता है, कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हम जिसे शक्ति ग्रह, बिजली ग्रह, पावर हाउस, जिसे हमारा जो बायोब्लास्ट है, बायोब्लास्ट कहा गया था किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। तो वहीं पे हमारी क्या होगी, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो कहां पे हो जाएगी हमारा क्रेब्स साइकिल या फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाभिक, ये नामिक गलत लिख गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा हमारा, ये होगा हमारा, ये होगा नाभिक। ठीक है, और नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए की जगह यहां होगा हमारा ये डीएनए। ठीक है, तो डीएनए होता है, तो नाभिक में तो होता ही हमारा जो केंद्रक है उसके अंदर तो पाया जाता है डीएनए। इसके अलावा हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी अपना खुद का डीएनए होता है, ये हमने डिस्कस भी किया था थ्योरी के अंदर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर हमारा केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिका यदि बात करें यहाँ पे जंतु कोशिका आएगा। ठीक है, तो जंतु कोशिका यदि यहाँ पे होता तो जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में हमारा जो सेलुलोज है, सेलुलोज की बनी जो हमारी होती है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो क्या होती है हमारी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन डी आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे दिया होता जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तब आता हमारा सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति मतलब कि सेल वॉल, जो कि केवल हमारी प्लांट में पाई जाती है, या फिर हमारा बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया सेल में किसकी बताई थी मैंने, पेप्टिडोग्लाइकोन की, फंगस सेल में चिटिन की बनी होती है, और जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा यदि यहाँ पे दिया होता हमारा जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका के अंदर हमारी यही क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो कोशिका में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका है तो वो कोशिका ही, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो हमें पता है कि जंतु कोशिका के अंदर हमारा क्या नहीं पाया जाता, अभी बताया था सेल वॉल, कोशिका भित्ति मतलब कि जो दूसरा आवरण है वो नहीं पाया जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें पाई जाएंगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल वो नहीं पाई जाती किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स, पेयर्स की संख्या। पहले पूछा था कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46, पेयर कितने हो जाएंगे, एक पेयर में 2 होते हैं, इसका मतलब कितने पेयर हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 23 पेयर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो हमने देखा था ये मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होती है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो कोशिका के सभी अंग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और प्रोटीन की बनी होती है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है।
ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि पावर हाउस, बिजली गृह या बायोब्लास्ट कोशिका का कौन कहा जाता है? हमारा सूत्रकणिका, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि सूत्रकणिका होगा इसका आंसर, कि कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? अगेन यही अभी बताया था, शक्ति गृह, बिजली गृह, एनर्जी हाउस या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो कोशिका, हमने दो कोशिका देखी थी, एक तो मृत कोशिका, एक जीवित कोशिका। यदि डेड सेल की बात करें, तो डेड सेल की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो सबसे पहले डेड या लाइव, सबसे पहले सेल की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। तो इसी वजह से कोशिका विज्ञान के जनक, सेल बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। जबकि हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन है, इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? हमारी केंद्रक की खोज की गई थी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, जो सेल बायोलॉजी है, उसके जनक कहा जाता है। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका को हम बायोलॉजिकली टर्म में या साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? साइटो। तो साइटोलॉजी, मतलब कि साइटो सेल, मतलब कि कोशिका, लॉजी मतलब कि स्टडी, मतलब कि अध्ययन। तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा? साइटोलॉजी हो जाएगा हमारा कोशिका का अध्ययन। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो वो क्या है? हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है ये। ठीक है। कौन सा? क्रेब्स साइकिल, मतलब कि क्रेब्स चक्र। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ठीक है। तो मैंने बताया मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, हुक से निकाला था। ठीक है। और जो जीवित कोशिका है उसकी एंटी वॉन लियोन हॉक ने, हुक ने डेड की, हॉक ने जीवित कोशिका की। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें? तो एंटीवॉन लियोन हॉक, जीवित कोशिका। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो हमने देखा था, वैसे तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन था सबसे ज्यादा किसका था? 1838 और 39 में हमारा किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। ठीक है। तो स्लाइडन ने हमारी सेल वॉल, कोशिका भित्ति की खोज की थी, और स्वान ने हमारा बताया था कि सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, और एनिमल सेल हमारे किसके बने होते हैं? सेल, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो स्लाइडन स्वान को ही क्या माना जाता है? हमारा कोशिका सिद्धांत के जनक माना जाता है। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन हमारा रुडोल्फ विर्चो का भी था, जिन्होंने बोला था ओमिना, जो उन्होंने बोला था ना, ओमना सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो नई कोशिकाएं हैं वो जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं उनसे ही मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन? तो ऑप्शन आ जाएगा स्लाइडन एंड स्वाइन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो किसके अंदर होती हैं? हमारी झिल्ली युक्त कोशिकाएं। ठीक है। तो इसमें क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, जीवाणु, नील हरित शैवाल। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? पूरा का पूरा तीनों के तीनों ये हमारे क्या हैं? हमारे यूकैरियोटिक, मतलब कि जो असंगठित है, हमारे सेल होता है असंगठित सेल, उसके अंदर। ठीक है। मतलब कि जिसमें वेल डिफाइंड हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो किस किस में नहीं पाया जाता? हमारे तीनों ही ऑप्शन है, हमारे जीवाणु में भी, बैक्टीरिया के अंदर भी, जो हमारा नील हरित शैवाल है इसमें भी, और माइक्रोप्लाज्मा भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है? तो ये उसी ने बोला था, जिन्होंने बोला था ओमनिया, जो ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से होता है। तो ये बोला था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है। जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा जो कोशिका सिद्धांत है उसमें भी था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पादक कोशिकाओं की बाह्य आवरण है। तो पादक कोशिकाओं में सबसे बाहर की आउटर लेयर क्या होती है? हमारी सब में जो हमारे एनिमल सेल है उसके अंदर तो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली। लेकिन पादक कोशिकाओं के अंदर होती है हमारी कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि थ्योरी वाले क्वेश्चन में जो हमारे लेक्चर हैं उनमें हमने इसे बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। यदि आपने थ्योरी वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बहुत ही इजीली कर लोगे आप सारे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है, मैंने बताया था, स्लाइडन ने क्या बताया था? सेल वॉल की खोज किसने की थी? हमारे स्लाइडन ने। ठीक है। जो हमारे क्या थे? बोटनिस्ट थे।
तो स्लाइडन इसके अंदर है कहीं, रॉबर्ट हुक, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, तो मृत कोशिका वाले पोर्शन में भी क्या था, जब जिसने मृत कोशिका खोज की थी, किसने की थी? जो हमारी मृत कोशिका है, तो बार्क ऑफ ट्री के अंदर, पेड़ की छाल के अंदर देखा था, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, जो हमारा जो सेलुलर कंपोजिशन होती है कॉर्क की, डेड सेल की, उसके अंदर देखा था। तो यदि इसके अंदर देखें, उन्होंने बुक भी लिखी थी एक, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, रॉबर्ट हुक। लेकिन बताया किसने था, पता किसने लगाया था सेल वॉल का, वो आ जाएंगे हमारे स्लाइडन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यदि बात करें हम माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका, तो इनकी खोज तो की थी अल्बर्ट वॉल कैलिकर ने, लेकिन इसे बायोब्लास्ट बोला था अल्टमेन ने, और इसका नामकरण किया था बेंडा ने। तो ना तो इसने नामकरण पूछा है, ना इसने ये बोला है कि बायोब्लास्ट किसने बोला है, इसने पूछा है कि इसकी खोज किसने की थी। तो आएगा हमारा अल्बर्ट बाल कैलिकर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यही सही है, क्या बोल रखा है हमारा, कॉलिकर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? मतलब कि अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है हमारी, कोशिका झिल्ली, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोशिकाओं के सभी अंगों का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, प्रोटीन की बनी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो क्या हो जाएगी हमारी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादक के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो पादक कोशिका, जो पादक में जो कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है किसकी? पादक में मैंने बताया था, बैक्टीरिया के अंदर तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, फंगस के अंदर चिटिन की बनी होती है, लेकिन पादक के अंदर बनी होती है सेलुलोज की। तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह, तो पावर हाउस किसे कहते हैं हमारा, पावर हाउस, एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये भी बताया था मैंने प्लांट के अंदर, जब मैंने बताया था कि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हमारा हमारा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट का जो हरा कलर है वो किसके कारण होता है, मैग्नीज के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट वाले पोर्शन में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा रसोई घर, क्या बोलते हैं इसे, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट वाला, तो वो आ जाएगा हमारा, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को हमारा रसोई घर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसकी खोज किसने की थी? पैलेट ने। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे पैलेट कण भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह केंद्रिका से बना होता है, ये क्या होता, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन केंद्रिका से बना होता है, केंद्रिका से बना होता है, ये तो क्या हो गया, बिल्कुल गलत। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंट्रोलर ऑफ सेल। तो बताया था मैंने, कंट्रोल ऑफ सेल किसे कहा जाता है हमारे इसके अंदर, वो आ जाएगा न्यूक्लियस, जिसकी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, खोज की थी। तो केंद्रक कहाँ पे है इसमें, तो केंद्रक ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग। मैंने बताया था प्लांट कोशिका के अंदर सबसे बड़ा हमारा प्लेस्टाइड, जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जंतु कोशिका के अंदर सबसे बड़ा होता है हमारा न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, डैश डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो झिल्ली युक्त कोशिकाएं, जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं झिल्ली युक्त, जैसे कि हमारा जो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, ये होती नहीं है। तो किसमें नहीं होती, जो हमारे प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक, मतलब कि जो असंगठित है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन ए में भी नहीं होंगी, बी में भी नहीं होंगी, सी में भी। जो जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा, ये सभी क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक आरंभिक सेल है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली रहित कोशिका है जिसमें झिल्ली नहीं होती। तो देखो प्लास्टिड में भी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होती है। ठीक है, और हमारी जो राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर भी पाई जाती है। इसका मतलब यदि इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, जिसमें हमारी झिल्ली रहित कोशिका पाई जाती है, झिल्ली नहीं पाई जाती जिसके अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा, यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो वो होगा हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के अंदर भी देख लिया, तो क्या हुआ, 1 2 3 3 हो गई हमारी झिल्ली युक्त कोशिका। इसके अलावा जो पूरा पोर्शन है हमारा राइबोसोम्स के अलावा, वो होगा हमारा
गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन है। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की बार बार बोल रहा हूं मैं इतनी देर से, तो रॉबर्ट हुक ने तो हमारी डेड सेल की। ठीक है, और यदि बात करें हमारा इसका यदि आंसर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। इसने खोज की थी किसकी, हमारी कोशिका में केंद्रक की, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का रसोई घर किचन दोबारा पूछ लिया तो क्या आ जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये भी बताया था मैंने। तो क्या होता है ये लाइजोसोम। तो लाइजोसोम कहाँ हमारा लाइफ को खत्म कर लेता है, ऐसे रिलेट किया था, तो लाइफ से लाइजोसोम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य में सबसे बड़ी ओवम होता है, सबसे छोटी स्पर्म होता है, और सबसे लंबी क्या होती है, सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। तो इसने पूछा है सबसे छोटी, तो वो हो जाएगा स्पर्म, जो मेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था। तो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये किसने कहा था, हमारा अल्टमैन ने। ठीक है, तो अल्टमैन ने क्या कहा था, अल्टमैन के द्वारा कहा गया था कि बायोब्लास्ट किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनती है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें बैक्टीरिया के अंदर तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो आंतरिक कंकाल बताया था मैंने। तो आंतरिक कंकाल क्या आ जाएगा हमारा, आंतरिक कंकाल वाला क्वेश्चन था हमारा आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता अंग। तो वो थे दो टाइप के हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि अंत प्रद्रव्य जालिका के अंदर पढ़ा था। जो स्मूथ ईपीआर है वो वसा का बना होता था, और जो रफ है वो उसके अंदर प्रोटीन और राइबोसोम्स पाया जाता था। इसका मतलब आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोशिका विभाजन कौन सा अंग कोशिकांग करता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन कहाँ होता है हमारा, कोशिका विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो मैंने डिस्कस किया था सेंट्रोसोम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्जी काएं की खोज किसने की थी। तो गोल्जी तो नाम में ही है उनके में गोल्जी, मैंने डिस्कस भी किया था वहां पे। तो ये आ जाएगा हमारा कैमिलो गोल्जी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है, तो पूरी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो प्रोटीन से बना होता है, क्या, राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका का सबसे छोटा अंग है ये, जिसे हम पैलेट कण के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है राइबोसोम्स की खोज किसने की थी। तो मैंने बताई थे पैलेट कण है सबसे छोटा कण है, तो किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अंतः प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, तो दो, एक रफ और एक स्मूथ। तो दो होंगी, रफ वाली फैट से बनी होगी, स्मूथ वाली हमारी प्रोटीन की बनी होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है गुणसूत्र किस में होते हैं। तो गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली जैसी संरचना किसकी होती है। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होता है हमारा लाइजोसोम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण कार्य, वो हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लांट के अंदर करता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो ये हमने देखा सभी क्वेश्चन जो आज तक हमारे किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे सेल बायोलॉजी पे बेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।